हार्दिक अभिनंदन है। तो जल्दी से फटाफट भाई आ जाइए, थोड़ा सा लेट हो चुका हूँ मैं, उसके लिए सभी लोगों से भाई क्षमा चाहूँगा। जल्दी से फटाफट सभी लोग आ जाएंगे, थोड़ा सा क्लास आप लोगों का 8 मिनट लेट हो चुका है, उसके लिए भाई मैं क्षमा चाहूँगा, कुछ ट्रैफिक इश्यूज़ की वजह से लेट हो गया थोड़ा सा, ठीक है। तो चलिए, लास्ट क्लास में हम लोगों ने एसिड और बेस की सभी प्रॉपर्टी और सभी यूजेस को पढ़ लिया था, ठीक है। सॉरी, बेस का नहीं पढ़ा था, एसिड का हमने पढ़ लिया था और बेस तक हम पहुंचे थे। तो बेस के यूजेस में आप लोगों को बताऊंगा आज। बेस, क्षार। तो क्षारकों में सबसे पहला बेस हमारा है NaOH, जिसका केमिकल नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड। सबसे पहला पॉइंट इसके बारे में, इसे बोलते हैं कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा। दूसरा पॉइंट इसके बारे में, हार्ड सोप। हार्ड सोप का मतलब होता है कपड़े धोने वाले साबुन। कपड़े धोने का साबुन। लास्ट क्लास में मैंने जब कार्बन के कंपाउंड में मैंने आप लोगों को एस्टर की फॉर्मेशन की बात बताई थी, तो वहाँ मैंने बताया था जब एस्टर एस्टरिफिकेशन रिएक्शन को रिवर्स कर दिया जाता है और किसी बेस के साथ रिएक्ट कराया जाता है एस्टर को, तब हमें सफोनिफिकेशन यानी साबुन बनाने का मटेरियल प्राप्त होता है, और उस प्रोसेस को ही बोला था सफोनिफिकेशन। तो जिस बेस का यूज़ करते हैं वो बेस या तो सोडियम हाइड्रोक्साइड होगा या फिर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होगा। यहाँ हम बात करें सोडियम हाइड्रोक्साइड की, ठीक है। इसके बाद अगला पॉइंट, ये जो है ना हमारा, वो सबसे स्ट्रॉन्ग बेस है। स्ट्रॉन्ग बेस, इससे ज़्यादा प्रबल क्षार। और मैंने पहले भी बताया था, अभी भी बता रहा हूं, इस बेस का पीएच मान सबसे ज़्यादा, जितना लास्ट वैल्यू जो होती है पीएच स्केल की 14, तो इसका पीएच मान होता है 14। अब मैंने लास्ट क्लास में एक और बात बताया था कि जितने भी स्ट्रॉन्ग एसिड और जितने भी स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं, ठीक है, सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड का मैंने नाम लिया था आप लोगों का HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और सबसे स्ट्रॉन्ग बेस का नाम लिया था NaOH। ये दोनों के दोनों एसिड और बेस आपके स्किन को बर्न कर सकते हैं, आपकी त्वचा को जला सकते हैं, ठीक है। ये दोनों, तो ये हमारी त्वचा को जला सकता है, वो लिखने की मुझे ज़रूरत नहीं है, मैंने पहले बता दिया था और अभी मैंने उसे बता दिया है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिलेटेड आप लोगों को ये सारी बातें याद रखनी है। अब बढ़ जाते हैं आगे नेक्स्ट बेस की तरफ। तो सेकंड नंबर का बेस है हमारा KOH, इसको बोलते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सबसे पहला इसका यूज सॉफ्ट सोप, नहाने का साबुन, नहाने का साबुन बनाने में। दूसरा शैम्पू या शेविंग क्रीम
शैम्पू ऑब्लिक शेविंग क्रीम। शेविंग क्रीम के निर्माण में भी हम इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, मेन इसका यूज़ है हमारा सॉफ्ट सोप, नहाने वाले साबुन के निर्माण में इसका प्रयोग करना। HCl की pH वैल्यू कितनी होती है? अरे श्याम जी, मैंने आपको बताया था HCl का pH मान लगभग 0 पॉइंट समथिंग, 0 से कुछ ज़्यादा, मतलब सबसे स्ट्रॉन्ग जो हमारा एसिड है ना वो HCl ही है। ठीक है, और उसके अलावा मैंने एक बात बताया था कि जब हम स्ट्रॉन्ग HCl मतलब कंसनट्रेटेड HCl को कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ 3:1 में मिला देते हैं तो एक नया केमिकल प्राप्त होता है जिसे हम बोलते हैं एक्वा रिजिया। अब एक बात बताओ, स्ट्रॉन्ग HCl तो खतरनाक है और स्ट्रॉन्ग नाइट्रिक एसिड भी खतरनाक है। अब उन दोनों के मिल से जो नया मटेरियल बनेगा वो तो उन दोनों से भी ज़्यादा खतरनाक होगा। तो एक्वा रिजिया ज़्यादा खतरनाक है इस HCl की तुलना में। ठीक है, बिल्कुल भाई, इसको पोटास आयल भी बोलते हैं, पोटास लाई भी बोलते हैं। चलिए भाई, चलिए बच्चे, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले बेस की तरफ। तो नेक्स्ट है हमारा नंबर 3 का बेस। तीसरे नंबर पर है हमारा MgOH हॉल ट्वाइस। इसको बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। केमिकल नेम, इसका रासायनिक नाम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। और फार्मूला तो पता ही है आप लोगों को, MgOH हॉल ट्वाइस। इसके अलावा बच्चे अगला पॉइंट इसके बारे में, ये एक टाइप का एंटासिड होता है। इसे प्रति अम्ल बोलते हैं। अम्ल के प्रति इसका प्रयोग किया जाता है अम्ल के प्रभाव को समाप्त करने के लिए, न्यूट्रलाइज करने के लिए। सलमान भाई कह रहे हैं HCl कहाँ मिलेगा? बच्चे HCl आपको लेबोरेटरी में मिलेगा, केमिस्ट्री की लेबोरेटरी में आपको HCl मिलेगा। HCl ऐसे बाजार में नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, केमिस्ट्री की लेबोरेटरी में HCl मिलेगा, या फिर जो बड़े बड़े लेबोरेटरी के सामान प्रोवाइड कराने वाले होते हैं तो वहाँ से आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, चलिए बच्चे, हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। मैंने बताया था इस एंटासिड का जो pH मान होता है वो pH मान होगा 10, इसकी pH वैल्यू होगी 10 और 10। और मैंने ये भी बताया था, इससे रिलेटेड एक प्रश्न भी पूछा गया था। चलिए, यस जी कहते हैं सर आज रोज डे मनाने वाले हैं, लगता है बहुत हार्ड लग रहे हैं, बहुत हैंडसम लग रहे हैं। अरे भाई, रोज डे आप लोग ही मनाओगे हैं भाई। रोज डे है तो रोज डे तो मनाने के लिए मैं ना मनाओ, कोई दूसरा मनाएगा। अब आप लोगों की उम्र है, आप लोग मनाओ। हम लोगों ने मना लिया बहुत रोज डे भाई। ठीक है, थोड़ा सा पढ़ाई में ध्यान दे लो, उसके बाद भैया रोज डे क्या, काली रोज ही रोज नजर आएंगे आपके चारों तरफ। जिस दिन आप सेलेक्ट हो जाओगे ना तो उस समय रोज़ का पूरा गुलदस्ता ही आपको मिलेगा। रोज़ नहीं, एक गुलाब नहीं मिलेगा, पूरा गुलाब का गुलदस्ता ही मिलेगा। और एक गुलदस्ते नहीं भैया, पूरा घर भर जाएगा आपके गुलदस्तों से। ठीक है सर, बैक स्लाइड प्लीज़। अरे बेटा, अभी मैंने बैक स्लाइड में
कुछ नहीं, केवल और केवल KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के बारे में बताया था कि इसका हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं। तो इसके दो मोस्ट कॉमन यूज़ होते हैं, सबसे पहला सॉफ्ट सोप नहाने के साबुन में, और दूसरा शैम्पू और शेविंग क्रीम के निर्माण में। अगला उसके बाद मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की बात मैंने की, इसको हम एज ए एंटासिड के नाम से, प्रति अम्ल के नाम से प्रयोग करते हैं। इसका pH मान लगभग 10 होता है, और ये किन प्रोडक्ट में हमें मौजूद होता है या दिखाई देता है, तो जैसे है एक इनो, या दूसरा है डाइजीन। तो इनो और डाइजीन, इन सब का आप प्रयोग तभी करते हो जब आपके पेट में क्या होता है, एसिडिटी बन जाती है। तो उस एसिडिटी, उस एसिड के प्रभाव को समाप्त करने के लिए हम प्रयोग कर लेते हैं इस एंटासिड का, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का। ठीक है, अब चलिए बढ़ जाते हैं नेक्स्ट आगे अगले बेस पर। तो अगला बेस है हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसका केमिकल नाम तो यही होगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। सबसे पहले इसे स्लेक्ट लाइम भी बोला जाता है। स्लेक्ट लाइम इज ऑल्सो कॉल्ड। स्लेक्ट लाइम का मतलब बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना भी कहते हैं। इसे हम क्या कहेंगे, बुझा हुआ चूना, स्लेक्ट लाइम। ईटेबल, खाने योग्य, और ये खाने योग्य होता है इसलिए इसका प्रयोग करते हैं कहाँ, तो आपने देखा होगा जो तंबाकू खाते हैं उस तंबाकू में, खैनी में जो चूना लगाया जाता है वो यही वाला चूना है। या दूसरा इसके अलावा जो भैया जो पान, बिटल लीफ, पान के पत्ते, पान के पत्ते जो आप यूज़ करते हो, खाते हो, उसी के अंदर ये प्रयोग किया जाता है जिसे हम बोलते हैं पान के पत्ते। अब जाते ना पनवाड़ी के पास तो कहते हैं भैया सही से चूना लगाना, और वाकई में आपको वो सही से चूना लगा देता है। तो बिटर लीफ ये एक प्रकार का, इसमें एक प्रकार का बेस यूज़ किया जाता है चूना। इसके अलावा अगला प्रयोग इसका करते हैं लेदर। चमड़े की सतह से बालों को निकालने के लिए चमड़े की सतह से बालों को बाहर निकालने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल लामा जी। बच्चे अब जब आपका सिलेबस, ये चैप्टर ख़त्म होते ही सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, और सिलेबस कंप्लीट होने के बाद आपको केवल और केवल प्रैक्टिस ही कराया जाएगा। ठीक है, एप्लीकेशन पर केवल और केवल प्रैक्टिस होगी, उसके लिए टेंशन मत लो आप लोग। ठीक है, चलिए बिल्कुल भाई, मेरा कहने का मतलब था कि वो चूना जो लगाता है वो पान के पत्ते में तो ज़्यादा लगाता है और बाहर दूसरा चूना लगा देता है आपको। ठीक है, हाँ यही कहने का मतलब था मेरा। चलिए, इसके बाद अगला आपने देखा होगा एसिड रेन की, तो मैंने बात बताई होगी आपको कि एसिड रेन में कौन कौन से टाइप के एसिड होते हैं, और वो एसिड जब हमारे मिट्टी यानी जब ज़मीन पे गिरता है और ज़मीन पे गिरने के बाद खेतों की मिट्टी में जब वो जम जाता है तो खेतों की मिट्टी की एसिडिक वैल्यू थोड़ी सी बढ़ जाती है,
मतलब उसका एसिडिक वैल्यू बढ़ते ही मिट्टी की एसिडिटी बढ़ गई, तो उस मिट्टी के अंदर जो फसल होगा उसकी पैदावार सही से नहीं होगी। तो यदि क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि मिट्टी की एसिडिटी को ट्रीट करने के लिए किस बेस का प्रयोग किया जाता है, तब आप जवाब देंगे चूना, और इसका फार्मूला है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। मैं यहां लिख दे रहा हूं, इट इज यूज्ड टू ट्रीट द एसिडिटी ऑफ सॉइल। मिट्टी की अम्लता को दूर करने के लिए, मिट्टी की अम्लता को दूर करने के लिए हम प्रयोग करते हैं इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, यानी इस चूने का। तो ये हमारे जितने भी टाइप के बेस थे लगभग जिनका हम प्रयोग करते हैं दैनिक जीवन में, वो सारे बेस हमारे हो गए कंप्लीट। अब आपको मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि जब एसिड एक बेस के साथ मिक्स होता है तब हमें एक नया प्रोडक्ट प्राप्त होता है, जिसे हम सॉल्ट और प्लस वाटर बोलते हैं। और उस सॉल्ट और वाटर जो भी मिलता है उस वाटर में कोई आयंस नहीं होते, इसलिए उसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी बोला जाता है, और उसे हम डिस्टिल्ड वाटर, आसूत जल के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करने वाले हैं एसिड और बेस के मिलने से जो नया प्रोडक्ट बना है, जिसे हमने सॉल्ट, लवण का नाम दिया है। उन लवणों के बारे में एक एक करके बात करने वाले हैं। देखो यहाँ हमारे पास है एसिड और है हमारे पास दूसरा बेस। इन दोनों को जब रिएक्ट कराया तो प्रोडक्ट में ना तो हमें एसिड मिला और ना ही हमें बेस मिला। जो मिला उसका नाम है सॉल्ट, और प्लस में ये H2O में मिला। ठीक है, इस H2O के अंदर आयंस नहीं है, इसे हम बोलते हैं डिस्टिल वाटर। हिंदी में इसे बोलते हैं आसूत जल। एक बात ये कंफर्म कर लेना कि किसी भी एसिड को किसी भी बेस में मिलाने पर 101% सॉल्ट का ही निर्माण होगा, बट हमेशा खाने वाले सॉल्ट को सॉल्ट नहीं बोला जाता। जैसे मान लो मैंने यहां ले लिया स्ट्रॉन्ग एसिड, ले लिया स्ट्रॉन्ग बेस, इनको मिलाया तो बना NaCl और प्लस में H2, ये डिस्टिल्ड वाटर है। ये NaCl ये हमारा सॉल्ट, इसे हम बोलते हैं खाने वाला नमक, जिसे हम एक और नाम देते हैं रॉक सॉल्ट। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला जो हम ले रहे हैं सॉल्ट, उसका नाम है ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है इस ब्लीचिंग पाउडर से। सबसे पहले उत्पादन, इसको तैयार कैसे करते हैं, तो कुछ ज़्यादा नहीं है इसको तैयार करने में। आपको लेना पड़ेगा लाइम यानी चूना, और इस चूने में फ्लो करवाना पड़ेगा क्लोरीन गैस को। जैसे ही फ्लो करवाओगे तो हमें प्रोडक्ट में कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड मिलेगा, जिसको हम बोलते हैं, इसी को नाम दिया गया है ब्लीचिंग पाउडर। और इस ब्लीचिंग पाउडर में ये जो क्लोरीन आपको दिखाई दे रहा है ना, ये क्लोरीन एक टाइप का डिसइंफेक्टेंट यानी एज अ बैक्टीरिया को मारने में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है सर, NaOH जब सोप में मिला होता है तो हमारे हाथ क्यों नहीं जलते? देखिए बच्चे, वो प्योर NaOH ही नहीं है। मैंने यहाँ बताया कि यदि केवल NaOH आपके हाथों पे डाला जाए तो आपके हाथों को, स्किन को वो जला सकता है, बट उस साबुन के अंदर क्या केवल NaOH ही है? आप कह सकते हो NaOH को वहाँ डाइल्यूट कर दिया गया है। केवल NaOH नहीं है, उस NaOH के अलावा और भी कई सारे मटेरियल मिलाए गए हैं। और दूसरी बात मैंने आपको बताया कि NaOH भी यदि आपको हार्म करेगा तो कंसंट्रेटेड के लेवल का। अब हो सकता है कि NaOH वो डाइल्यूट में यूज करेगा, कंसंट्रेटेड में थोड़ी ना।
और दूसरी एक और बात सबसे बड़ी मैं आपको बताता हूं कि NaOH से बने हुए साबुन को हम नहाने वाला साबुन नहीं, कपड़े धोने वाला साबुन बोलते हैं। और कपड़े धोने वाले साबुन से आप नहा लेना 1-2 दिन, आपको पता चलेगा आपके स्किन यानी आपके शरीर की जो खाल है ना वो उतरनी चालू हो जाएगी, जो कपड़े धोने वाले साबुन होते हैं। तो नॉर्मली हम जो साबुन से नहा रहे, नहाने वाला साबुन है वो NaOH वाला नहीं है, वो KOH वाला है। चलिए भाई, अब इसका हम देखेंगे यूज, इनका हम कहां कहां करते हैं प्रयोग। तो सबसे पहला इसका यूज करते हैं वाटर प्यूरिफिकेशन में, पानी के शुद्धिकरण में, इसके अलावा क्लॉथ्स ब्लीचिंग, कपड़ों के विरंजन में, हाँ बिल्कुल कह रहे हैं, घड़ी साबुन से नहा करके देखो, 2-4 दिन घड़ी साबुन से नहा लो, तब आपको उसका कुछ फीलिंग आने लग जाएगी कि सही कहा था सर ने। ठीक है, चलिए भाई, तो ये है हमारा ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला, ब्लीचिंग पाउडर का नाम और ब्लीचिंग पाउडर का यूज। इसके बाद अगला सॉल्ट हमारा जो है वो है बच्चे वॉशिंग, या इसको बोलो बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा, इसे खाने वाला सोडा भी बोलते हैं, खाने वाला सोडा। फार्मूले की बात करें, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या इसे बाई कार्बोनेट भी बोलते हैं, बाई कार्बोनेट। यदि बात करें इसके मैन्युफैक्चर की, कि इसको तैयार कैसे करते हैं, तो इसको प्रिपेयर करने के लिए कुछ रॉ मटेरियल चाहिए होगा। उन रॉ मटेरियल में सबसे पहला सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड के बाद अमोनिया, अमोनिया के बाद CO2 प्लस H2O। जब सबको हमने मिक्स कर दिया तब हमें प्राप्त होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस अमोनियम क्लोराइड, NH4Cl अमोनियम क्लोराइड। हमारा मेन मकसद जो बनाना था वो बेकिंग सोडा था, तो ये बेकिंग सोडा हमारा तैयार हो चुका है। ठीक है, अब इस बेकिंग सोडा का कहाँ प्रयोग किया जाता है, तो यूजेज। एक बेकिंग सोडा का मैं फिर से फर्दर एक रिएक्शन लिख रहा हूँ, ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। जब इस सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और इसके साथ ऐड किया जाता है एक एसिड जिसका नाम है टॉर्ट्रिक एसिड, टॉर्ट्रिक अम्ल, इन दोनों को मिक्स करके, और जब हम इसको करते हैं थोड़ा सा हीट गरम, तो गरम करते ही इसमें से सोडियम क्लोराइड, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट और प्लस में Ca2, ये जो CO2 आपको दिखाई दे रहा है, ये CO2 का प्रयोग किया जाता है किसी ब्रेड में, या बेकरी के वाले जो होते हैं वो ब्रेड को क्या करने के लिए, फुलाने के लिए।
आप अपने घरों में पकोड़े बनाते होंगे तो पकोड़े में डाला जाता है इसको फुलाने के लिए। इसके अलावा आपने देखा होगा क्या, हाँ, भटूरे खाए होंगे आपने, तो भटूरे में डाला जाता है। मतलब खाने पीने की चीज़ों में जहाँ भी फुलाने वाले या स्पंज लाने के लिए, स्पंजी युक्त बनाने के लिए हम इस सोडे का प्रयोग करते हैं। चलिए, अब इसके बाद यूज का बात मैंने बता दिया। यूज्ड बाय बेकरी प्रोडक्ट, बेकरी के पदार्थों में प्रयोग। ठीक है, बेकरी के पदार्थों में इसका प्रयोग किया जाता है। सर लाइम वाटर किसे कहेंगे? हाँ, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को इसको सोडियम बाई कार्बोनेट बोल सकते हो, केवल बाई कार्बोनेट भी बोल दिया जाता है। चलिए, एक केमिकल रिएक्शन में मैं लिख रहा हूं और जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है उसको मैं अगले पेज पर लिख रहा हूं। वो क्वेश्चन आपसे ऐसे बोलेगा कि आग बुझाने वाले फायर एक्सटिंग्विशर में किस सोडा का प्रयोग किया जाता है? तो याद रखेंगे, आग बुझाने के लिए जिस सोडा का प्रयोग करते हैं उसका नाम है बेकिंग सोडा। कैसे बुझता है आग? देखो ध्यान से। इस बेकिंग सोडा के साथ जब हम डाइल्यूटेड सल्फ्यूरिक एसिड को मिक्स करते हैं, किसको? सल्फ्यूरिक एसिड को, अम्ल को, तब हमें इधर प्रोडक्ट में सबसे पहले सोडियम सल्फाइड, सोडियम सल्फेट मिलता है। उसके साथ साथ कुछ वाटर के मॉलिक्यूल्स मिलते हैं और प्लस में उसके साथ CO2 गैस निकलती है। और इसी कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ही बोलते हैं आग बुझाने वाली गैस। ये बच्चे 2021 के NDA 1 के एग्जाम में पूछा गया, NDA 2 में नहीं, NDA 1 में पूछा गया कि किस सोडे का प्रयोग आग बुझाने के प्रोडक्ट में किया जाता है। तो आग बुझाने के लिए कौन सा सोडा है? बेकिंग सोडा। कैसे आग बुझाता है उसके लिए केमिकल रिएक्शन मैंने यहां पर लिख दी है। ठीक है, तो अब इसके बाद नेक्स्ट जो अगला हमारे पास सॉल्ट है उसका नाम है वॉशिंग सोडा। धावन सोडा, कपड़े धोने वाला सोडा। पहले जिस सोडे का प्रयोग किया करते थे धोबी लोग, ये क्रॉक क्रॉक क्या है सर? ये क्रॉक क्रॉक को मारने में भी यूज होता है क्या? कॉकरोच, ये क्या लिख रखा है? कॉकरोच, ये कॉकरोच क्या है ये? अरे मनीष जी, ये क्या लिखा है भाई? ये तो समझ में नहीं आ रहा मुझे। क्रॉक क्रो क्या होता है ये? क्रॉक क्रो। तो वॉशिंग सोडा का देखते हैं, इसे धावन सोडा। तो जो धोबी लोग जो पहले सोडे का प्रयोग करते थे कपड़ों धोने के लिए, वही है हमारा वॉशिंग सोडा। लेकिन अब इसको इंडस्ट्रियलाइज पर ला करके इसी के रूप में इसको बना दिया गया है। किस नाम से? तो हम इसका डालते हैं जो सोडा, जो सर्फ हम डालते हैं, डिटर्जेंट, कुछ एक्स्ट्रा केमिकल को ऐड करके बनाया गया है। तो यह है हमारा वॉशिंग सोडा। सबसे पहले इसका यदि हम केमिकल नाम देखें, केमिकल नेम, रासायनिक नाम, तो इसका रासायनिक नाम है सोडियम कार्बोनेट, 10 है तो डेका हाइड्रेट। इसको बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट, डेका हाइड्रेट।
सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट यूज, सबसे पहला यूज्ड इन वॉशिंग पर्पस, साफ सफाई में इसका प्रयोग किया जाता है। साफ सफाई में इसका प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा मेन इसका यूज किया जाता है रिमूव द परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, जल की स्थायी कठोरता को दूर करने में, जल की स्थायी कठोरता को दूर करने में प्रयोग किया जाता है किसका? वॉशिंग सोडा का, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट का। अच्छा, ये कठोरता से रिलेटेड जो वाटर में हार्डनेस होती है, इससे कई बार प्रश्न बनते हैं। तो दो टाइप के होते हैं, एक तो सॉफ्ट, मतलब वाटर दो टाइप के होते हैं, सॉफ्ट वाटर और हार्ड वाटर। हम यहाँ चलो हार्डनेस की बात कर लेते हैं, उसको छोड़ो। तो वाटर के अंदर जो हार्डनेस होती है दो टाइप की, एक होती है टेम्परेरी, अस्थायी कठोरता, और दूसरा होता है परमानेंट हार्डनेस, स्थायी कठोरता। तो बच्चे जो टेम्परेरी हार्डनेस होती है वाटर के अंदर, वो कैल्शियम, मैग्नीशियम, बाइकार्बोनेट सॉल्ट के कारण होता है। कई बार पूछा जाता है कि किसी भी पानी के अंदर जो टेम्परेरी हार्डनेस होती है वो किस लवण के कारण होता है? तो कैल्शियम मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के लवण के होने के कारण से पानी में जो कठोरता होती है उसको बोलेंगे अस्थायी कठोरता, या उसको टेम्परेरी हार्डनेस बोलेंगे। ठीक है। दूसरी बात, यदि किसी भी पानी की टेम्परेरी हार्डनेस को रिमूव करना है तो किसकी मदद से करेंगे? कुछ नहीं करना, सिंपल बॉयल करेंगे। रिमूव बाय बॉइलिंग, उबाल कर दूर करते हैं। लेकिन जब परमानेंट हार्डनेस की बात आती है तो ये कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के लवण नहीं होते, ये क्लोराइड और सल्फेट के लवण होते हैं। क्लोराइड एंड सल्फेट। तो याद रखेंगे, कैल्शियम, मैग्नीशियम, क्लोराइड और सल्फेट के लवण यदि पानी में पाए जा रहे हैं तो वो होगा परमानेंट हार्डनेस। और इसको रिमूव करने के लिए रिमूव्ड बाय एडिंग, जो अभी मैंने ऊपर लिखवाया है, वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा को इसमें मिला करके इसकी परमानेंट हार्डनेस को रिमूव
किया जा सकता है। चलिए बच्चे, एक बच्चा अर्पित क्या करे सर, 11 बोरी आटा पिसा चुका हूँ सर, सिसकी शादी है, पढ़ने को नहीं मिलता है टाइम। अरे भाई केवल आटा ही खिलाओगे क्या सबको? 11 बोरी आटा पिसवा चुका है। एक बात बता, आटा कोई पिसवाता है क्या? आटा तो पिसा पिसाया मिलता है। गेहूं पिसवाए कि आटा पिसवाए, पहले ये बता लो, तुम ये क्लियर कर दो। भैया तुमने गेहूं पिसवाया, आटा पिसवाया, दाल पिसवाया, उससे दो लोगों को क्या लेना देना है? उल्टी सीधी बात कर रहा है। बिल्कुल भाई मनीष जी, बिल्कुल। पेपर इंडस्ट्री में भी वॉशिंग सोडा का प्रयोग किया जाता है। और इसके अलावा जो मतलब मैंने बताया कि जहां साफ सफाई में इसका प्रयोग करते हैं। चलिए, अच्छा अब कह रहे हैं गेहूं सर। चलिए बच्चे कोई बात नहीं, लगता है पूरे मतलब गांव वालों को आपने 8-10 दिन का ठेका ले लिया खिलाने का। पूड़ी और सब्जी खिलाई जाएगी, उतने में तो भंडारा हो जाएगा यार, उतने में। चलिए, अब इसके बाद नेक्स्ट और हमारा अगला जो सॉल्ट बचा हुआ है वो क्या है? उसका नाम है पीओपी। पीओपी, पॉप। इसका पूरा नाम है प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस। इस प्लास्टर ऑफ पेरिस का सबसे पहले केमिकल नाम, इसका रासायनिक नाम क्या होगा? इसका रासायनिक नाम होगा बच्चे कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। हिंदी में भी नाम यही होगा, कैल्शियम सल्फेट। हेमी को आप अर्ध बोल सकते हो या हेमी भी लिख सकते हो। हेमी का मतलब आधा। हाइड्रेट। चलिए, अगला इसको कैसे बनाते हैं? इसको बनाने के लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, और वो क्या? उसके लिए आपको लाना पड़ेगा ढूंढकर जिप्सम। ये है हमारे पास जिप्सम डाइहाइड्रेट, और एग्जैक्ट ना तो कम ना ही ज़्यादा, इसको हमें गर्म करना है 373 केल्विन, या इसी को बोलते हैं 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस या 373 केल्विन तापमान पर जब किया जाएगा जिप्सम को गर्म, तो इस जिप्सम में से 1.5 मोल पानी के मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो हो जाएंगे सेपरेट, और बच जाएगा कितना? आधा। तो आधे मॉलिक्यूल्स के कैल्शियम सल्फेट के साथ वाटर के मॉलिक्यूल्स को बोलते हैं पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला देख लो, क्या एग्जाम में पूछा जाता है बार बार, रिपीटेड। और जिप्सम का फार्मूला क्या है देख लो, एग्जाम में पूछा जाता है बार बार, रिपीटेड। इस बार ही पूछा गया था जिप्सम का फार्मूला, और जिप्सम का फार्मूला क्या है? कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट और कैल्शियम सल्फेट हेमी या अर्धहाइड्रेट बोलोगे। अब बात करते हैं कि इसका हम यूज़ कहाँ करते हैं। तो सबसे पहले इसका यूज़ करते हैं टॉयज, खिलौने बनाने में, स्टैचूज, मूर्तियां बनाने में। अभी जो सरस्वती माता की मूर्तियां आपने जगह जगह देखी होगी ना, वो सारी लगभग किससे बनाई गई है? पीओपी से, प्लास्टर ऑफ पेरिस से। दूसरा,
बॉडी प्लास्टर के रूप में भी इसे जाना जाता है। आप कहोगे सर बॉडी प्लास्टर क्यों करते हैं? तो जब आपको कोई मारकर आपके हाथ या आपके पैर तोड़ देता है, तब हाथों और पैरों को जोड़ने के लिए जब आप डॉक्टर के पास जाते हो, कहता है भैया आज तो इसका बैंडेज करना पड़ेगा और उसके साथ साथ क्या करना पड़ेगा, इसको पीओपी का प्लास्टर चढ़ाना पड़ेगा हाथों को सीधा रखने के लिए। इसके अलावा आपने अपने घरों में जो देखे होंगे छतों की सजावट की जाती है, रूफ डेकोरेटिंग जो की जाती है, वो पीओपी से की जाती है। रूफ डेकोरेटिंग इसी से किया जाता है, जो आपने देखा होगा कि छतों पर जो तरह तरह के अलग अलग डिज़ाइन उखेरे जाते हैं, वो सारे डिज़ाइन इसी पीओपी के माध्यम से बनाए जाते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद एक लास्ट का बचा हुआ है, एक लास्ट का हमारा सॉल्ट बचा है, फिर आपका ये जो एसिड बेस एंड सॉल्ट का टॉपिक है ये भी हो जाएगा स्वाहा। उसका नाम है पोटास आलम। पोटास आलम इस पोटास एलम को हम सामान्य भाषा में बोलते हैं फिटकरी। सामान्य भाषा में इसको बोल दिया जाता है फिटकरी। चलिए सबसे पहले इसका हम फॉर्मूला देखते हैं। यूज्ड की बात करें तो इसका भी यूज किया जाता है बच्चे वाटर प्यूरिफिकेशन में। पानी के शुद्धिकरण में। इसके बाद जब हम बात करते हैं दूसरी, तो ब्लड कोगुलेशन। रुधिर का थक्का बनाने में। या ब्लड को जमाने में। या आपने देखा होगा जब आफ्टर शेविंग करने के बाद जो बार्बर होता है वो आपके गालों के ऊपर क्या लगाता है, फिटकरी। इसलिए क्योंकि कोई इन्फेक्शंस बैक्टीरिया यदि आपके सरफेस पर हो तो हो सकता है वो मर जाए। ठीक है, और यदि हल्का फुल्का कट भी लग गया हो तो हल्का